हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडिटोरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में एडिटोरिया के बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। यानी भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों संबंधी चुनावी विवादों का निपटारा करता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उस विवाद का निपटारा कौन करता है? तो उस विवाद का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। किसमें निहित है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यानी भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वह है संवैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है कि मिश्र निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? यानी सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो कैबिनेट सचिव होते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनको पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो उनको अपने पद से लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा में जो बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा हटाने के लिए, तब उन्हें हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह है। यानी यह कोई वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ जो है भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं होता है, इसीलिए भारत का संविधान जो है गणतंत्रात्मक है। अगला प्रश्न है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो जो निम्न से सभ्यता का नाम दिया हुआ है वो कौन सा सभ्यता जो है वो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? तो सभ्यता था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। यानी प्राचीन भारत के वो कौन सा शासक है जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, जो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? यानी ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन सी कला जाना जाता है? वह है गंधार कला। यानी गंधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? तो दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम जो है वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी जिस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? यानी किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था जो है उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वो थी भू राजस्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के विरुद्ध। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए घटनाएं तथा उनके तिथि का सही मिलान कीजिए। घटना है रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह जो है वह 6 अप्रैल 1919 को चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है वह 2 दिसंबर 1919 को चला था और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम लिखे। यानी भारत का जो अपने पड़ोसी देश हैं उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसका विस्तार का आरोही क्रम लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नेपाल, उससे ज़्यादा है पाकिस्तान, उससे ज़्यादा चीन और फिर बांग्लादेश। यानी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगाता है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? निम्न में से कौन सा जिला जो है वो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वो है रोहतास। अगला प्रश्न है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें कौन सा सही है वो बताइए। तो अटल टनल किसके बारे में कह रहा है? अटल टनल से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। इन अटल टनल का जो है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है कि यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। और चौथा है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो कथन दिया गया है वह सही है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है वो किन पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? तो वह है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बादाम पहाड़ जो है वह उड़ीसा में है और
डलीरा जहरा जो है डलीरा जहरा जो है वो है छत्तीसगढ़ में, और कुद्रेमुख जो है वो झारखंड में है, और ओना मुंडी जो है कुद्रेमुख जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थात बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डलीरा जहरा जो है झारखंड में है, अर्थात बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, डलीरा जहरा जो है छत्तीसगढ़ में है, कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, और ओना मुंडी जो है वो झारखंड में है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। यानी अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो वो कहाँ अवस्थित है? तो वह है तंजानिया में। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह के सामान्य दिशा क्या है? तो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश का नाम दिया गया है और सूची 2 में राजधानी का नाम दिया गया है। तो इसमें यानी देश उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्य का सबसे संभावी प्रभाव होगा? मतलब मुद्रा के अवमूल्य का सबसे संभावी प्रभाव कौन होगा? तो वो है निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। मतलब वो कौन सा दर है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं? तो वह है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्ज आरबीआई से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा कर्ज जो है वो आरबीआई नहीं करता है? तो वो जनता को पैसा उधार देना, मतलब ये काम जो है आरबीआई नहीं करता है। इसके अलावा ऋण नियंत्रण आरबीआई करता है, मुद्रित नोट जारी करना आरबीआई का काम है, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना, इस कार्य भी आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रारंभिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? यानी भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो वो था तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन जो है वो कौन करता है? तो वह कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो बांग्लादेश को। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 में साधारण धान की खेती के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया है? तो वर्ष 2023-24 के लिए एमएसपी कितना निर्धारित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2183 रुपया। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किया गया? यानी पोषण भी और पढ़ाई भी, ये कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो वह है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, जिसका कुल वजन लगभग कितना था? यानी चंद्रयान-3 का वजन कितना था? तो उसका वजन 3900 किलोग्राम था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? दुबराज चावल को जीआई टैग किस राज्य में दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है? मतलब राज्य और राज्यपाल का नाम दिया गया है, उसमें से कौन सा गलत सुमेलन दिया गया है उसको पहचानना है। तो ऑप्शन सी जो है, इन त्रिपुरा के राज्यपाल गुरमीत सिंह नहीं है। अगला प्रश्न है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं? तो 2023 में जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कितने टीम भाग ले रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 टीम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बिहार का महाधिवक्ता पीके शाही को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो जॉन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है कि नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो वह है जूडो से। अगला प्रश्न है, प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग जो है वो पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह रोम में है। अगला प्रश्न, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नकटा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है वह सितार से है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर जो है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। मतलब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो 6200 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम के बीच। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है कंपन के आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। अगला प्रश्न है कि लाल रंग की वस्तुओं लाल क्यों दिखाई पड़ता है? मतलब जो लाल रंग का जो वस्तु है वो लाल
क्यों दिखाई पड़ता है, किस कारण दिखाई पड़ता है? तो वो लाल रंग को परिवर्तित करता है, इसीलिए वह लाल रंग की दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य का मान जो है, जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य का मान शून्य होगा, और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो जाएगी तब कार्य का मान शून्य होगा। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी एवं सी दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न जो है, कहता प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम से जुड़े हुए हैं, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो होगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगे में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो वह है इस्पात। अगला प्रश्न है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो क्या करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? तो होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। माणिक्य और नीलम जो है वो रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। अगला प्रश्न है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी के प्रतिशत जो है वह 0% होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो एल्कोहल की। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से 2 कथन सत्य है, मतलब एक से अधिक। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ऑक्सीजन का संयोग करेगा। अगला प्रश्न है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध के रूप में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो विस्फोटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। अगला प्रश्न है, गर्मरोधी वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? मतलब गर्मरोधी वाले जंतु कौन होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? तो वो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। ऐसे जंतु को हम गर्मरोधी वाले जंतु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें एवं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनें। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि सुंदरी जो है वह न्यूमेटोफोर है, अमरबेल जो है वह चूषण मूल है, सिंघाड़ा जो है वह स्वांगीकारक मूल है, और प्याज जो है वो भूमिगत तना है। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शल्य क्रिया में
ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मतलब मानव शरीर में पाचन का अधिकांश पाचन किस अंग में संपन्न होता है? तो वह छोटी आंत। अगला प्रश्न है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो वह है जस्ता। अगला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला कौन अंग है? मतलब हेपेटाइटिस रोग जब किसी मनुष्य को होगा तो उसका कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होगा? तो वह है यकृत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो में सिर्फ हम बिहार एसएससी के जीके एवं जीएस को कवर कर रहे हैं।